हजारों कवि हुए, हजारों लाखों साहित्यकार हैं, लेकिन हम कुछ गिने चुने व्यक्तियों को, रचनाकार को बार बार याद करना चाहते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? और यह कोई अदृश्य सा या कोई रहस्यमय कारण नहीं है। जब हम शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो मेरा तात्पर्य है कि प्रगतिशील धड़े के लोग किसी साहित्यकार को क्यों याद करते हैं, और लोग और कारणों से याद करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि केदारनाथ सिंह जब हम लोगों को पढ़ाते थे तो नागार्जुन की जब एक लेख में भी उन्होंने लिखा है ये बात, नागार्जुन के बारे में ये कहते थे कि ये नागार्जुन में खतरनाक ढंग से कवि होने का साहस, मतलब खतरों से खेलते हुए आप रचना कर रहे हैं, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, मांसलता की, चांदनी की, है ना, इस तरह की जो रोमांटिक भावना की कविताएं हैं, इससे आह और वाह बहुत मिलता है। लेकिन जब कविता सत्ताओं करती है तो वहां वाहवाही नहीं, आलोचना मिलती है। तो सबसे बड़ी कसौटी ये होती है कि सत्ता में हस्तक्षेप करना। जब मैं सत्ता कह रहा हूं तो इसका अर्थ केवल राजनीतिक सत्ता नहीं है। सत्ताएं केवल एक रूप में नहीं आती हैं। हमारे एकेडमिक्स में भी सत्ताएं हैं, हमारे धर्म के क्षेत्र में भी सत्ताएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं में भी है, हर क्षेत्र में। और इन सत्ताओं का अपना एक समाजशास्त्र है। जो जरा सा भी टच से मस हुआ तो वो आक्रमणकारी हो जाता है उस साहित्यकार के ऊपर या उस चिंतक या विचारक के ऊपर। सबसे पहले ये जो समय और समाज की चुनौतियां हैं और हम मुक्तिबोध की प्रासंगिकता उससे कैसे जोड़ रहे हैं, क्यों महसूस करते हैं, मैं जरा एक दो बिल्कुल सद्य उदाहरण आपको देना चाहूंगा। एनसीईआरटी में एक अनुशीलन समिति पर पाठ्य पुस्तक का निर्माण हो रहा है, तो पता नहीं कैसे वहां हमारे कोई हैं, तो उन्होंने मेरा भी नाम लिया। मैं वहां गया और दो तीन बातों का वहां बड़ा गजब पता चला। एक कि वहां अब पुरानी जितनी नामवर जी के जमाने में जितनी भी पाठ्य पुस्तक हिंदी और दूसरे विषयों की अलग अलग तैयार हुई थी, उनको हटा करके अब नए ढंग से नई पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। और 6वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक को तैयार करने में 2 से 2.5 साल की देरी हो गई। इत्तेफाक से वहां 2 ऐसे प्रोफेसर मिले हमें जो हमें जानते थे और मैं उनको जानता था। वो उस समिति में है, पाठ्यक्रम निर्माण समिति में। तो लंच के समय एक जगह लोग इकट्ठे होते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है। तब उन्होंने जो बातें बताई वो आपको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। एक सज्जन ने हमें बताया कि वो किताबें बार बार डायरेक्टर के पास जाती हैं और वहां पर डायरेक्टर साहब के कुछ अपने लोग हैं, वो बैठते हैं और वो इस बात को चेक करते हैं कि कहीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक में उर्दू का कोई शब्द तो नहीं आ गया है। ये आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं। ये छांटने में उर्दू के शब्द को, तो मैंने वहां पूछा क्या वो खाना भी हिंदी से निकाल देंगे, नाश्ता भी निकाल देंगे, चाय भी निकाल देंगे, गर्मा गर्म चाय इसको भी निकाल देंगे, दवा भी निकाल देंगे, डॉक्टर भी निकाल देंगे, मतलब सारे विदेशी शब्द नहीं हो। अब ये शब्द है, ये एक चीज। दूसरी चीज, हमारी कमिटी में एक आर्कियोलॉजिकल
वहाँ जो सर्वे है या क्या है उसमें एक काम करने वाले इतिहासकार आए, वो उस समिति में थे। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि भारत सरकार के द्वारा भारत का 100 वॉल्यूम में इतिहास लिखा जा रहा है। भारत का इतिहास हिंदी में आपको सामान्य लग रहा है, लेकिन जब उसका वो अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, उसका टाइटल आप सुनिएगा तो वो टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ भारत, नॉट इंडिया। अंग्रेजी में लिखा जा रहा है द हिस्ट्री ऑफ भारत। वो नरेंद्र शुक्ल नाम है उनका, वो यहीं से पीएचडी किए हैं, लखनऊ से। तो हमने पूछा उससे कि भाई हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ भारत में क्या फर्क होगा? बोला थापा जी आप लोग यही तो हैं, जरा सा भी सहयोग नहीं करते हैं। हम लोग नया भारत, हमारे न्यू इंडिया की तरह नया भारत होगा। अब देखिए ये जो साजिश है, तो हमने कहा कि उसमें तब ऐसा होगा तो भैया आप यदि मुगलों को निकाल देंगे अपने इतिहास से, तो भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो से लेकर के शिवाजी को निकाल दिया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा। तो नुकसान किसका होगा? हिंदुस्तान का होगा कि पाकिस्तान का होगा कि बांग्लादेश का होगा? अरे नुकसान तो ज्ञान और सच्चे इतिहास का होगा। ये बड़ी भयानक चुनौती है और इसका स्वाद हम लोग चख चुके हैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी में, है ना, विभाग के पाठ्यक्रम में हम लोगों ने मुर्दैया लगा दी। अरे भैया जो हुआ उसको हम भूल नहीं सकते। तो ये चुनौतियां जब हमारे सामने आती हैं और ये जो हिस्ट्री ऑफ भारत आएगा, ये हिस्ट्री ऑफ भारत हमारे नौजवान पीढ़ी को कौन से भारत के बारे में बताएगा और वह बता करके नौजवानों को क्या बनाएगा, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात है। और ऐसे में हमें मुक्तिबोध जैसे कवियों की बहुत जरूरत महसूस होती है, क्योंकि मुक्तिबोध ने भी एक इतिहास लिखा था और वो इतिहास मध्य प्रदेश सरकार के पाठ्यक्रमों में चलता भी था और आप सभी जानते हैं कि उस इतिहास को बाहर निकाल दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। नलिन जी बैठे हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं। हम लोग कक्षाओं में भक्तिकाल का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ाते हैं। तो आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का वैदिक इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। उसको हिंदी साहित्य में वेदों की तरह पवित्रता और मान्यता हासिल है। वो हिंदी साहित्य का इतिहास का वेद है, उसमें एक भी शब्द आप इधर उधर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कह दिया कि भाई मुसलमान आए और मुसलमानों ने देव मंदिर तोड़े, हिंदुओं का, देवताओं महापुरुषों का अपमान किया, हिंदू राजा पराजित हो गए। तो ये जो निराश और हताश लोग हैं ये कहाँ जाते, भगवान के यहाँ गए और इसीलिए भक्ति का उद्भव हो गया। तो खैर इसका खंडन बाद में चलकर मेजर पांडे से लेकर शिवकुमार मिश्र, बहुत सारे इतिहास लेखकों ने किया है, लेकिन इसके मूल आइडिया पर जिसने काम किया है वो मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध पहले ऐसे, ये हिंदी में कम जानते हैं लोग, कि उन्होंने भारतीय इतिहास के साथ हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हस्तक्षेप किया है। और वो हस्तक्षेप ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल एक, आज जिसको हम संविधान सम्मत भारत कहते हैं या दृष्टिकोण कहते हैं या मूल्य कहते हैं, उसके अनुसार है। और वहां मुक्तिबोध ने बिल्कुल साफ किया कि ये जो भक्ति काव्य कहते हैं और जिसको भक्ति आंदोलन कहते हैं, आप दोनों को गड्ढमड करके एक समझने की भूल मत करिए। ये जो भक्ति काल है, भक्ति काव्य, जिसकी उत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल महाभारत काल से बताते हैं, वो कुछ दूसरा है और भक्ति आंदोलन एक दूसरी चीज है। भक्ति आंदोलन क्या दूसरी चीज है? वो दक्षिण भारत से द्रविड़ों के यहां से भक्ति के उत्पत्ति के इतिहास को लेते हुए उसको कहते हैं कि जो दलित
और वंचित जातियां हैं, दलित और वंचित जातियां साहित्य और समाज दोनों में अपनी अस्मिता, अपना स्थान और अपनी प्रतिष्ठा के लिए एक जो आंदोलन चलाते हैं वो भक्ति आंदोलन का हिस्सा है। इसलिए कविता जो तुलसी के यहाँ है या सूर के यहाँ है, वह बाद में भक्ति आंदोलन की कविता में घुसेड़ दी गई है। वास्तविक भक्ति कविता तो यही है जो हमें कबीर और संतों के यहाँ दिखाई पड़ती है। अब देखिए, हम लोग भी बीए एमए में पढ़ते थे, मुक्ति बोध का कोई नाम, अगर जेएनयू नहीं गए होते तो हमें मुक्ति बोध और भक्ति आंदोलन के इस पर इरफान हबीब से लेकर के तमाम सतीश चंद्रा और तमाम जो इतिहासकार हैं उनकी उपपत्तियां सामने नहीं आती। तो मुक्ति बोध जब लिखते हैं तो उनका एक सार्थक हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप के लिए केवल नहीं होता, एक सार्थक हस्तक्षेप होता है। तो हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि मुक्ति बोध जैसे लोगों की निर्मिति कैसे होती है, मुक्ति बोध बनते कैसे हैं। मुक्ति बोध ने खुद लिखा है, मुक्ति बोध ने एक छोटा सा लेख लिखा है और उसका वो संस्मरणात्मक है और उसका शीर्षक लगभग शायद यही है कि मेरी मां ने मुझे प्रेमचंद का भक्त बनाया। प्रेमचंद के बारे में वो गजब कर लिखते हैं और कहते हैं कि मेरी मां के दो ही प्रिय साहित्यकार थे, एक मराठी के हरिनारायण आप्टे और दूसरे प्रेमचंद। हरिनारायण आप्टे का मराठी जो उपन्यास है उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी खास विशेषता है कि भारतीय समाज के पूरे सामंती मॉडल में स्त्रियां किस तरह से शोषित हो रही हैं, इसका उन्होंने बड़ा मार्मिक आख्यान पढ़ा है। और उनकी माँ, वो मुक्ति बोध लिखते हैं कि आपके साथ को खूब पढ़ती थी और उसके बाद प्रेमचंद को पढ़ती थी, कभी हंसती थी कभी दुखी होती थी। और मुक्ति बोध ने लिखा है कि बराबर हमको मुक्ति बोध को उसकी माँ प्रेमचंद की कहानियों का मर्म समझाया करती थी। वो कहती थी मैं कक्षा 10 का एक छोकरा था, मैं पूरी बात समझता भी नहीं था, लेकिन वही मुक्ति बोध लिखते हैं कि मेरी माँ को पता नहीं था कि वो जो प्रेमचंद हमको पढ़ा रही हैं और प्रेमचंद की कहानियों के मर्म समझा रही हैं, वो इस तरह के विद्रोह की चेतना मेरे मन में पैदा कर रही है। वो आगे जाकर के कितना विद्रोही होगा और किस तरह किस करवट जाएगा, ये मेरी माँ को उस समय पता नहीं। ये प्रेमचंद और अपनी माँ की निर्मिति ऐसे जब संस्कार मिलते हैं तब मुक्ति बोध पैदा होते हैं। और देखिए, क्रांति पर लिखने वाले तो हमारे यहाँ कवियों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे क्रांति पर लिखने वाले कवि भी हैं जो राज्यसभा में सदस्य हो जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य बनने वाले क्रांतिकारी कवियों की, जिनको राष्ट्र कवि की अभी तक उपाधियां मिली हुई, बकायदे वो राष्ट्र कवि हैं। मुक्ति बोध राष्ट्र कवि नहीं है, अर्बन नक्सल है। मुक्ति बोध कभी राष्ट्र कवि नहीं है, वो अर्बन नक्सल है। नागार्जुन भी उसी श्रेणी में आएंगे, दुष्यंत भी आएंगे और धूमिल भी आएंगे। तो बात क्रांति की नहीं है, क्रांति पर लिखना नहीं है, लेकिन आजीवन उन क्रांति के मूल्यों पर खड़े रहना, चाहे खाना मिले ना मिले। अभी आपने देखा कि मित्रों ने जिक्र किया कि वो जब चाय देते तो कागज की गंध आती थी, और मित्रों को पता है ऐसी मुफलिसी की जिंदगी क्रांति के लिए, समाज के लिए, इस आदर्श को अपनाते हुए, इतना कष्ट सहते हुए रचना करना, ये खतरनाक से भी खतरनाक ढंग से कवि होने का साहस है। सिर्फ खतरनाक नहीं, खतरनाक से भी खतरनाक। और अंधेरे में कविता में लिखा है उन्होंने कि ये जो रक्तालोक स्नात पुरुष है, ये बार बार मेरी सुविधा असुविधा का ख्याल किए बिना मेरे सामने प्रकट हो जाता है और कहता करो, ये करो,
कहता तुंग पहाड़ियां हैं और उनके बीच गहरी खाई है, तुम रस्सी से उसको पार करो। तो वहां वो झुंझलाहट से कहता है वो वक्ता कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, मुझे महान नहीं होना है। ये जो मध्यवर्ग की कमजोरियां हैं, विवशताएं हैं, और उसका जो अवसरवाद भी है ना, ये सब कुछ इसको इतने नजदीक से देखा मुक्ति बोध ने, और ये सब कुछ समझते हुए भी वो रास्ता चुनते हैं जो उनको चुनौतियों और खतरनाक हिस्सों की तरफ ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, बहुत कुछ मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुक्ति बोध का प्रेमचंद से परिचय कैसे हुआ। तो मुक्ति बोध ने एक तस्वीर देखी, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद, और उस तस्वीर के बारे में बताते हैं कि उस तस्वीर में मैंने देखा कि प्रेमचंद कैनवास के जूते पहने हुए, और कैनवास के जूतों में से एक जूते में से उनका अंगूठा जूते के दायरे से आजाद होकर के बाहर खुले मैदान की हवा में, और प्रेमचंद बहुत ही आश्वस्त भाव से बैठे हुए हैं। तो ध्यान आया मुझे कि अरे प्रेमचंद के फटे जूते तो परसाई जी ने लिखे थे। अब असल में बात क्या है कि हमारे प्रगतिशील लेखक संघ की एक बड़ी जबरदस्त जोड़ी लखनऊ में, धर्मवीर, उसमें क्या है कि धर्म जी तो है, आज वीर जी आए नहीं, ये गड़बड़ हो गया। अगर वीर जी होते तो वो जरूर बता देते कि प्रेमचंद के फटे जूते, पहले ये मुक्ति बोध ने उसका उल्लेख किया कि बाद में परसाई ने पहले उसको लिखा। लेकिन मुझे जहां तक इसको पढ़ करके लगता है कि वो मुक्ति बोध पहले व्यक्ति हैं जो फटे जूते से झांकते हुए उनके अंगूठों की ओर इशारा कर रहे हैं। वो पोर्शन आप पढ़िएगा, नेमीचंद वाले उसमें रचनावली में है, उसको आप देखिएगा, वो बहुत मजेदार है। और आपको मैं बताऊं कि इनकी जो निर्मिति हुई है मुक्ति बोध की, जैसे उनकी प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में, हमारे दो विद्वानों ने बताया, और वहीं पर ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक कहानी भी लिखी है अंधेरे में। उस कहानी को पढ़िए, इस अंधेरे में के कुछ कुछ सूत्र, कुछ कुछ मानसिकता आपको वहां मिलेगी। और वहां पर क्या है उस अंधेरे में कहानी में? उस अंधेरे में कहानी में है कि बिल्कुल आधी रात को एक छोटा सा शहर का स्टेशन है, उस स्टेशन में एक 25 साल का नौजवान जो 5 साल पहले अपना शहर छोड़ चुका था, वो वहां उतरता है। और उतरने के बाद वो स्टेशन से अंधेरे में बाहर आता है और अपने शहर को देखता है, उसमें परिवर्तन के कोई चिन्ह नहीं, और रात भर घुमक्कड़ी करता है, पूरे शहर को घूमता है, वो छानता है, और छानते समय उसको अनेक तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। उसको रात में टहलने वाले मौलाना भी मिल जाते हैं, पुलिस के कुछ लोग भी मिल जाते हैं, ये तमाम तरह की चीज है। लेकिन वो डिटेल्स में न जाकर अंत में मैं बताना चाहता हूं कि जब वो फिर स्टेशन की ओर लौट रहा होता है एक अंधेरी गली से, तो उसका पांव मानव शरीर पर पड़ता है और वो पड़ता ही चला जाता है, और वो घबरा जाता है कि मैं किसको कुचल रहा हूं, और वो कूद करके बाहर चला जाता है। और उसका अंत ये होता है कि ये जो अंधेरे में ये जो भिखारी सोए हुए हैं, जिसके कोई जगह नहीं है, और जिस पर मैं पांव दे करके मैंने उसको कुचलते हुए कुछ दूर चला, ये भिखारी उठ करके, है ना, उसके प्रतिकार में क्रांति जैसी कोई घटना क्यों नहीं करते हैं, इसका प्रतिरोध क्यों नहीं करते हैं? ये एक और मजेदार चीज है कि ब्रह्म राक्षस कविता, ये ब्रह्म राक्षस कविता की तरह ही उन्होंने एक कहानी भी लिखी है, ब्रह्म राक्षस का शिष्य। उस कहानी को भी पढ़ना चाहिए।
और उस ब्रह्म राक्षस के शिष्य में अंत में ये आता, ब्रह्म राक्षस वो भूत है, पिशाच है, वो बाद में अंत में जब अंतिम विदाई होता है 12 वर्ष में उस छात्र की, तो पता चल जाता है। लेकिन एक बात जो अंत में कहता है, कविता में था कि मैं उस ब्रह्म राक्षस का सजल गुरु शिष्य बन नहीं पाया, और वो सजल गुरु शिष्य बनना है। लेकिन कहानी में थोड़ा सा अलग है, वो ये है कि उस कहानी में वो कह रहे हैं कि मैंने तुमको 12 वर्ष तक अपना ज्ञान दे दिया, मुझको अभिशाप था ये कि वो ज्ञान जब तक मैं दूसरे को नहीं दूंगा, बांटूंगा नहीं, वह ज्ञान उससे हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने अब तुमको दे दिया, अब तुम्हें इस ज्ञान को किसी और को देना होगा, वरना तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। ऐसे देश में जहां ज्ञान की घेरेबंदी है, जहां ज्ञान पर प्रतिबंध है, पाबंदी है, एक रेस्ट्रिक्शन है, वहां इस तरह की चेतना का आना। अच्छा, वो जो लड़का आया है ब्रह्म राक्षस के पास, वो कोई कुलीन और अभिजात्य वर्ग का नहीं है, वो ऐसे ही भटका हुआ दक्षिण के गांव से आया हुआ देहाती अकुलीन बच्चा है। और वो अकुलीन बच्चा उस खंडहर में घुस जाता है, साथ में 8वें माले में जाता है, और 8वें माले में उस ब्रह्म राक्षस से 12 साल तक बिना उस खंडहर से निकले वह एक साधना करता है। तो ज्ञान के बारे में और ज्ञान के इस प्रसार के बारे में मुक्तिबोध एक दृष्टिकोण अपना वहां पर रख रहे होते हैं, जो एक मुक्तिकामी चेतना है, मुक्ति की बात वहां पर सामने रख रहे हैं। एक चीज और मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, इसकी बात करके टाइम बहुत हो गया है, बात को खत्म करना। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन है। भाई कौन नहीं जानता है कि चंद्रगुप्त नाटक में जब कौटिल्य चाणक्य अपनी चोटी खोलता है तो क्या कसम खाता है कि जब तक ब्राह्मण का और उसकी संरक्षा का राज्य में गौ का रक्षा का राज्य नहीं स्थापित कर लूंगा, नंद को खत्म नहीं कर लूंगा, तब तक मैं अपनी चुटिया ये बिल्कुल कर। तो ऐसे ब्राह्मणवादी सोच पर नाटक लिखने वाले और साम्राज्य का स्थापना करने वाले और राष्ट्रीयता का नींव रखने वाले प्रसाद पर क्यों लिख रहे हैं, है ना? मुक्तिबोध, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन जो मुक्तिबोध को मैंने देखा और उनकी कामायनी पुनर्मूल्यांकन का हमने अध्ययन किया, अभी वंदना जी ने एक संकेत किया, तो ये सवाल ये भी तो हो सकता है कि भाई सब कुछ छोड़ करके क्या कारण है कि वो जो रक्तालोक स्नात पुरुष है, जो क्रांति का प्रतीक है, क्रांति चेता है, उसको मनु कह करके अंधेरे में क्यों संबोधित कर रहे हैं? वहां मनु अंधेरे में वो पौराणिक मनु नहीं हो जाता है। ठीक राम की शक्ति पूजा में जैसे राम अवतारी राम नहीं है, एक आधुनिक मनुष्य है, ऐसे ही मनु पौराणिक मनु ना होकर के, है ना, एक क्रांतिकारी चेता, आत्मचेता पुरुष के प्रतीक के रूप में वहां पर सामने आते हैं। ये जब कामायनी की कथा उन्होंने पढ़ी होगी तो विजयदेव नारायण शाही की तरह उन्होंने भी जैसे जायसी का पूरा नैरेटिव बदल दिया, तो उनको वो अनुकूल कथा लगी होगी और उन्होंने वो नैरेटिव को पूरा बदल दिया। वहां पर मनु एक सामंती मनुष्य का प्रतीक बन करके आता है, और आप पूरी कथा जानते ही हैं कि ईड़ा है, ईड़ा का एक लोकतांत्रिक सारस्वत नगर है, और मनु और श्रद्धा का बेटा मनुष्य है। इन तमाम प्रतीकों के माध्यम से प्रसाद वहां एक ऐसा रूपक गढ़ते हैं जहां सामंती और अभिजात्य मूल्यों का स्खलन होता है, और उसकी जगह एक नई लोकतांत्रिक चेतना का आधुनिक समाज उठ खड़ा हुआ है। ये मुक्तिबोध की। तो मुक्तिबोध की निर्मिति कैसे हुई, मुक्तिबोध के लेखन का लक्ष्य क्या है, और अंततः मुक्तिबोध अपने लेखन से करना क्या चाहते हैं,
हासिल क्या करना चाहते हैं, ये सभी पक्ष आप मुक्तिबोध को पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि मुक्तिबोध एक लोकतांत्रिक मानवतावादी समाज के पक्ष में बड़े ही दृढ़ता के साथ खड़े हैं और उसके संघर्ष में और टक्कर में कहीं भी पीछे आना नहीं चाहते। बिल्कुल, बस अंत में बहुत कुछ बोल दिया गया। बड़ा अच्छा, आज इतना अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद इतनी बढ़िया गोष्ठी मैंने देखी। दो बड़े जबरदस्त व्याख्यान हुए, अलग अलग तरह के व्याख्यान हुए और उसके बाद श्रोताओं ने जिस तरह से मग्न होकर के उसको सुना है वो बड़ा अच्छा प्रभाव देने वाला है। ये आशा जगाने वाला है कि हम लोग भविष्य में इस विभाजनकारी शक्तियों से लड़ने की कहीं न कहीं ताकत और उम्मीद दोनों ही निकाल लेंगे। तो चांद का मुंह टेढ़ा की पंक्तियां हैं, बहुत ही मुझे पसंद है। मैं आपके सामने उसको रखना चाहता हूँ और अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि बुद्ध के स्तूप में मानव के सपने सब गड़ गए गाड़े गए। बुद्ध के स्तूप में मानव के सपने सब गड़ गए गाड़े गए, ईसा के देवदूती पंख झड़ गए झाड़े गए, सत्य की देवदासी चोरियां उतारी गई उघाड़ी गई और मानव के सपनों की आंखें चीरी गई फाड़ी गई। ये तो पास्ट टेंस में है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको प्रेजेंट टेंस में कर देंगे तो आज के समय समाज की चुनौतियां और हमारा लड़ाई का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर। ये हो रहा है। जब आप हिस्ट्री ऑफ भारत लिख रहे हैं तो इतिहास और सत्य की देवदासी चोलियां तो आप उतार ही रहे हैं, चीर रहे हैं मानव के सपने की एक तमाम। और अंत में है पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट कि जिंदगी में झोल है बाकी सब गोल है। ये झोल, इस झोल का पर्दाफाश करना ही मुक्तिबोध का लिखना। और ये झोल के बारे में लिखना आजकल बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि जो झोल है ना वो चेहरे पर भी दिखता है। और हमारे विश्वविद्यालय में जो विश्व दृष्टि देने वाला विश्वविद्यालय है उसमें हमारे वाइस चांसलर उस झोलदार चेहरे की जन्मदिन पर आरती उतारते हैं। झोल की आरती, तो मुक्तिबोध ही झोल की आरती उस तरह से नहीं उतारते हैं ना। लोग नहीं नोटिस किए, भाई सारे लोग नोटिस किए तो झोल को साफ कर तो जिंदगी में झोल है बाकी सब गोल है। और वो गोल ये है अंधेरे में का प्रोसेसन कि जिसमें लोकतंत्र के जितने पाए हैं वो सब, उसमें माफिया भी एक दो माजी उस्ताद आ जाता है। ये सब मिल करके गोलबंदी करके जिंदगी को झोलदार बनाते। तो मुक्तिबोध की प्रासंगिकता इसी झोल के खिलाफ लड़ाई में है। बहुत बहुत धन्यवाद।